हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम +1 का जो राजनीति का चैप्टर कर रहे थे, चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में आपको मैंने बताया भी था कि चुनाव होते हैं वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। और आज के टाइम में पूरे विश्व के अंदर लगभग सभी देशों में लोकतंत्र प्रणाली पाई जाती है। और लोकतंत्र के बारे में हमने बात की थी। हमने बात यही कही थी कि लोकतंत्र वो होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी होती है। यदि आपको लोकतंत्र का अर्थ भी पूछा जाए तो आप यही कहोगे कि वह तंत्र जिसमें जनता ज्यादा से ज्यादा भाग ले या जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। और लोकतंत्र मजबूती का, सफल होने का एक फंडा, एक तत्व यही है, एक फैक्ट ही यही है, ध्यान रखना। ठीक है। यानी कि कोई कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर लोकतंत्र सफल नहीं हो पाते। इसका रीजन होता है क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वहां पर लोग शिक्षित नहीं होते और लोग जनता होती है वो राजनीति में भाग नहीं लेती। इसी कारण वहां पर जो लोकतंत्र होते हैं वो असफल हो जाते हैं। और लोकतंत्र सफल का एक तत्व यही है कि जनता जितनी ज्यादा उसके अंदर भाग लेगी, जितनी ज्यादा राजनीति में इन्वॉल्व होगी, उतनी ही ज्यादा लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है। और इसी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपने देखा होगा, अब हमारे जो राजनीतिक पार्टीज है, जो दल है, वो आती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास आती है। अब जो सरपंची के चुनाव है वो बिल्कुल जनता के पास पहुंचा दी है। यानी जो हमारे पंचायती राज को लागू कर कर वो जितनी भी वोटिंग देने की व्यवस्था है, जितनी भी जो राजनीति है, वो हमारी जनता के पास, क्योंकि हमारे जो सरपंच वार्ड पंच होते हैं वो आले वाले ही होते हैं। हम उनके चुनाव में बढ़िया तरीके से हिस्सा ले सकते हैं, हर चीज को हम समझ सकते हैं। ये इसलिए किया गया था क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं। देखो 1952 में क्या है, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वो कार्यक्रम क्या हो गया था, असफल हो गया था। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था वो असफल हो गया था। उस टाइम पीएम थे वो नेहरू जी थे। तो उन्होंने क्या है, एक बलवंत राय मेहता समिति में, यानी बलवंत राय से ये पूछा गया था कि हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, जनता के ऊपर योजनाएं बना रहे हैं, तो वो सफल क्यों नहीं हो रही। यानी वो इतनी हमारे पैसे ऐसे ही खर्च हो रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं, जो हमें चाहिए वो विकास हो ही नहीं रहा, वो सफल क्यों नहीं हो रही योजनाएं। तब उन्होंने एक बात की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। उन्होंने कहा था भी जनता अभी तक जागरूक नहीं है, जनता अभी तक शिक्षित नहीं है, जनता को अभी तक राजनीति का ज्ञान नहीं है। और जब तक जनता को राजनीति का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कोई भी योजना को सफल नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें जनता को ज्यादा से ज्यादा राजनीति का ज्ञान करवाना चाहिए, जनता को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में इन्वॉल्व करना चाहिए, उसको इसके अंदर रोल भूमिका निभाने के लिए उसको उत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और जब जनता राजनीति में भाग लेना शुरू करेगी तब जाके हमारी ये योजनाएं सफल होगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये बात वहीं पर डिक्लेयर हो गई थी जब हम आजाद हुए थे। और उसके बाद ही पंचायती राज, देखो ये जब बलवंत राय मेहता समिति ने कही थी ना जनता को इन्वॉल्व करो राजनीति में, तब उन्होंने कहा था कि कैसे करें। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप पंचायती राज को लागू कर दो। और जब पंचायती राज को लागू करोगे तो वो जो राजनीति है वो जनता के पास पहुंच जाएगी और जनता आसानी से राजनीति के सिद्धांतों को समझ पाएगी, यानी राजनीति में ज्यादा से ज्यादा भाग लेगी। और लोग क्या होंगे, राजनीति से शिक्षित होंगे। जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा जन कल्याण का उद्देश्य है, लोक कल्याण का उद्देश्य है, वो कंप्लीट होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार लोकतंत्र में मतलब राजनीति जो शिक्षित राजनीतिक शिक्षा होती है उसको बढ़ाया जाता है, जनता को प्रदान की जाती है। उसके बाद प्रतिनिधित्व हमने ये पढ़ा था। लोकतंत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। एक प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में जनता खुद भाग लेती है, खुद कानून बनाती है, उनमें संशोधन करती है। लेकिन आज के टाइम में वर्तमान, पहले टाइम था जब हमने बताया था, जैसे यूनान के अंदर जो नगर राज्य थे वो छोटे छोटे राज्य थे, जनसंख्या भी कम थी उनकी, हजारों में जनसंख्या थी, तो वो आसानी से कानून बना सकते थे, जाकर बैठ सकते थे, कानून में संशोधन कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो देशों में लाखों करोड़ों तक जनसंख्या है, तो इतने लोग मिलकर कानून नहीं बना सकते। क्योंकि मैंने आपको कहा था एक परिवार में 10 बंदे हैं ना, उनके विचार आपसे में नहीं मिलते, वही लड़कर खड़े होते हैं। तो इतनी जनता कहाँ मिलकर कानून बना देगी। इसी कारण हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया था। लगभग देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सिर्फ एक स्विट्जरलैंड को छोड़कर। स्विट्जरलैंड जिसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर बोलते हैं, उसमें भी सभी में नहीं है, सिर्फ 5 कैंटन है जहाँ पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, वहां पर जनता काम नहीं करती बल्कि जनता के प्रतिनिधि काम करते हैं। जनता ऐसे एमपी एमएलए को चुनकर संसद में, विधानसभा में बिठा देती है, वहां पर उनके लिए वो कानून बनाते हैं, संशोधन करते हैं। ठीक है।
अब चुनाव भी हमने दो प्रकार पढ़े थे, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन जहाँ पर जनता खुद वोटिंग करे, एक इनडायरेक्ट जो जनता के प्रतिनिधि आगे वोटिंग करे। जैसे हमने पढ़ा था भारत के अंदर अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया, लेकिन सीमित रूप में अपनाया गया है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में और विधान परिषद के चुनाव में। कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद। विधान परिषदों के चुनाव में क्या किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया। यहाँ पर जो चुनाव होता है वो जनता वोटिंग नहीं करती, बल्कि जनता के प्रतिनिधि आगे क्या करते हैं? वोट देते हैं, मत देते हैं और उनको विजयी बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन था उसका हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें देख लिया था। एकल शक्ल मतपत्र के द्वारा होता है और इसी के द्वारा क्या होता है, मतलब एक सूत्र लगाया जाता है, निश्चित कोटे की आवश्यकता होती है। वो पढ़ा था हमने भारत में चुनाव व्यवस्था के अंदर। चुनाव व्यवस्था कैसे है? चुनाव व्यवस्था, तो चुनाव व्यवस्था मैंने पढ़ा था भी जो आगे उसी की विजय। हमारे यहाँ भारत में इस सिद्धांत को अपनाया गया है। ब्रिटेन के अंदर भी यही सिद्धांत है, यूके, यूनाइटेड किंगडम है और भारत है, दोनों में यही सिद्धांत को अपनाया गया है भी जो सबसे आगे है वही जीतेगा। इसके अंदर निश्चित कोटा नहीं होता, इसके अंदर निश्चित कोटा नहीं होता। इसमें तो ठीक है, यूके में और इंडिया में जिसको ज्यादा मत मिले, जिसको अधिक मत मिले वो विजयी होता है, जिसको अधिक मत मिले। चाहे मैंने उदाहरण दिया था 100 के आधार पर, चाहे सबको 9 मिले, एक को 10 मिल जाए, वो विजयी मिले तो उसको 10% वोट, 10% मिले। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 1985 के अंदर जो चुनाव हुए थे ना, कहते हैं कांग्रेस को टोटल 415 सीटें मिली थी 543 में से, 415 सीटें, 80% से बराबर सीटें मिली थी उनको। लेकिन जो उनको मत मिले थे वो 50% से ही कम मिले थे। देखते हैं तो उनको 80% से ज्यादा मिली थी, लेकिन जो मत मिले थे वो 50% से भी कम मिले थे। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे ये वो है जो सबसे आगे उसकी जीत। क्योंकि अगर एक प्रतिनिधि को चुनाव होना है और वहां पर ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो जाए, अगर ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो जाए तो वोट बंट जाते हैं। बंटने के कारण जो व्यक्ति जीतता है उसको कम वोट मिल पाते हैं, यानी वो कम वोटों से जीतता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे निश्चित कोटा नहीं है। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमारे निश्चित कोटे को नहीं अपनाया गया, सिर्फ और सिर्फ ये अपनाया गया जो आगे उसकी जीते। ठीक है, अब आगे बात आती है हमारे कुछ में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया, जिसे हम बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ये हमने पढ़ा था नीदरलैंड, ठीक है, और इजराइल। इनमें इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो वोटिंग होती है वो पार्टी को दी जाती है और पार्टी क्या करते हैं? अपनी प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों का नाम देता है, प्राथमिकता के आधार पर अपने उम्मीदवार नाम दे देता है। और जितनी वोट पार्टी को किसी, जैसे मान लो 4 पार्टियां A B C D, ठीक है, जितना प्रतिशत उसको वोट मिलता है उतने उम्मीदवार उसके विजयी घोषित कर दिए जाते हैं। जैसे मान लो इसको 40% वोट मिला तो उसके 4 उम्मीदवार विजयी हो जाएंगे। इसको 30% मिला तो इसके 3 उम्मीदवार विजयी हो जाएंगे। इसको 10% मिला तो इसके 1 उम्मीदवार विजयी हो जाएगा। इसको 20% मिला तो इसके 2 उम्मीदवार विजयी हो जाएंगे। यानी प्रत्येक पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, प्रत्येक पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं। इसका मतलब सभी पार्टी के व्यक्ति क्या जाते हैं? संसद में जाते हैं। यानी इसके अंदर वोट खराब नहीं होते। कहाँ खराब होते हैं? देखो यहाँ पर तो वोट खराब होते हैं तो सबसे आगे उसकी विजय के ऊपर, सबसे आगे उसकी जीत। इसके अंदर क्या होता है? जैसे मान लेते हैं 4 व्यक्ति थे A B C और D, इसको 10 मिला, इसको 9 मिले। इसका मतलब ये विजयी हो गया और इसके वोट खत्म हो गए, कोई काम के नहीं है। ये 9 वोट है ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो विजय हो गया सीधा संसद में वो जाएगा, सीधा विधायिका में वो जाएगा, ये नहीं जाएंगे, ये हार चुके हैं। इसका मतलब इनके वोट के मूल्य ये तो खत्म हो गए ना।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सभी वोट के मूल्य के अनुसार सभी वोट जीतते हैं, कोई भी वोट हारता नहीं है। जितने प्रतिशत लोगों के उनका विश्वास होता है, जितने प्रतिशत मत उनके पास पहुंचते हैं, उतने प्रतिशत ही उम्मीदवार उनके विजयी हो जाते हैं। ठीक है, और वो सारे के सारे संसद में पहुंच जाते हैं। देखो भारत के अंदर भी ये प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की गई थी जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी। उन्होंने कहा था हमें ये अपनाएं ताकि सभी को मौका मिले, लेकिन लास्ट में इसका ये डिसीजन लिया गया था। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो सरकार होती है वो अस्थायी रहती है। सरकार अस्थायी, इसका मतलब सरकार कभी गिर सकती है। इसका रीजन है क्यों, क्योंकि जैसे एक ही सरकार के अंदर 4 पार्टी पहुंच गई, क्या वो चारों पार्टी सहमत हो जाएगी आपस में कोई काम करने के लिए? कभी नहीं हो पाएगी। यानी अगर कोई एक पार्टी काम करना चाहती है तो दूसरी उसको रोक देगी, यानी तीसरी रोक देगी, चौथी रोक देगी, यानी उनके मत आपस में कभी नहीं मिल पाएंगे। इसके कारण सरकार गिरने का हमेशा चांस बना रहेगा। कभी भी उनकी सरकार गिर सकती है, कभी भी उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसलिए इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया कि उसमें सरकार होती है वो अस्थायी होती है। क्यों? क्योंकि एक चीज के अंदर एक ही सरकार में एक से ज्यादा पार्टियों के व्यक्ति होते हैं। जब हमारे यहाँ देख लो, एक ही पार्टी के व्यक्तियों में आपस में नहीं बनती, एक ही पार्टी के होते हैं तो भी आपस में लड़ते हैं, और जब ज्यादा पार्टी मिल जाए फिर तो लड़ेंगे, काम कहाँ करेंगे? ठीक है, एक दूसरे को रोकेंगे, एक दूसरे पर आलोचना करेंगे, टिप्पणी करेंगे। तो कहने का मतलब इसी कारण इस प्रक्रिया को इसमें हमारे नहीं अपनाया गया, सिर्फ अप्रत्यक्ष चुनाव में इसको अपनाया गया। तो इसकी कमी भी है, और इसके फायदा ये है क्योंकि इसमें सभी पार्टियों को क्या मिलता है, चांस मिलता है। सभी जितने भी जनता होती है, जिनके वोट होते हैं, वो सभी वोट जीतते हैं, कोई वोट नहीं आता, सारे वोट संसद में पहुंचते हैं। यहाँ पर सिर्फ कौन पहुंचता है, जो विजयी होता है, बाकी वोटों का कोई मूल्य नहीं रहता, बाकी वोट हार चुके होते हैं, कोई भी मूल्य नहीं होता उनका। ठीक है, तो ये होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। और इसके अंदर मैंने बताया था ये राज्यसभा में हमारे एक चुनाव होता है, उसकी प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसके आधार पर मैंने निश्चित कोटा निकालना आपको दिखाया था। ठीक है, वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इससे संबंधित। देखो नेक्स्ट टॉपिक है भी भारत के अंदर, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं ना, तो भारत में सबसे आगे वही जीते। भारत में सबसे आगे वही जीते के सिद्धांत को क्यों अपनाया गया था, के सिद्धांत को क्यों अपनाया गया था? देखो ध्यान से सुनो, इसके बारे में बहुत से फैक्ट है। देखो एक तो जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत जटिल है। उनको एक आम व्यक्ति जो कॉमन पर्सन होता है उसको नहीं समझ सकता वो, यानी उसकी जो वोटिंग देने की, उनकी जो बाद में जो सरकार चलाने की, सरकार बनाने की ये प्रक्रिया होती है, बहुत हार्ड होती है। एक आप ये भी कह सकते हो क्योंकि समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसमें जो वोट देती है जनता ना, वो पार्टी को देती है, कोई व्यक्ति को वो जानती नहीं है। इसका मतलब अब जनता के प्रति उत्तरदायी कौन रहेगा, कौन रहेगा जनता के प्रति उत्तरदायी? अब ये तो पार्टी के अंदर तो बहुत मेंबर होते हैं, अब वो एक व्यक्ति को उत्तरदायी ठहरा नहीं सकते। अगर एक व्यक्ति हो जिसको हम वोट दे रहे हैं तो उसको हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, तूने मेरे लिए काम नहीं किया या हमारे क्षेत्र का विकास नहीं किया, हमने आपको वोट दिया था, तो ऐसी बात हम उसको कह सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में पार्टी को ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर तो जो वोट दिए जाते हैं वो पार्टी को दिए जाते हैं, व्यक्ति विशेष को नहीं दिए जाते। ठीक है, इसका मतलब उत्तरदायित्व का डिसीजन नहीं हो पाता। अभी हमारे कौन प्रति उत्तरदायी है, ये हमारे लिए कौन काम करेगा, हमारे क्षेत्र का विकास कौन करेगा, हमें रोजगार कौन देगा, हमें शिक्षित कौन करेगा, हमारी समस्याओं को हल कौन करेगा? तो भारत में ये प्रक्रिया अपनाने का सबसे बात तो यही थी भी लोग यहाँ पर शिक्षित कम थे, शिक्षित कम थे। जिस टाइम हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, इसी कम शिक्षा के कारण हम इस जटिल प्रक्रिया को समझना बहुत मुश्किल था। हम इस जटिल प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन ये जो प्रक्रिया सबसे ज्यादा सरल प्रक्रिया है, देखो कितनी सिंपल प्रक्रिया है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें जाना है वोटिंग बूथ पर जाकर अपने पसंद के व्यक्ति के सामने हमें क्या लगाना है, निशान लगाना है, मोहर लगाना है, बस।
इतने, बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है। और हमें लास्ट के जो जीत की बात होती है, जब हम ये प्रतिशत नहीं देखते उस समय, सीधे देख लेते हैं भी इस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिले हैं, वो जीत गया। और लास्ट में डिसीजन लेते हैं भी इस पार्टी को, इस राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं और वो अपनी सरकार बनाएगी। इसको इतने विधायक मिले हैं, इसको इतने सांसद मिले हैं, MP MLA मिले हैं, तो उसकी सरकार निश्चित है। यानी इस प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि तो ये प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। यानी ये प्रक्रिया आसान है, क्या है, आसान है। इसी कारण इस प्रक्रिया को क्या किया गया, हमारे भारत के अंदर चुनाव क्षेत्र में अपनाया गया है। क्यों, क्योंकि आज लोग शिक्षित कम थे और इतनी जटिल प्रक्रिया को समझना मुश्किल था, और इतनी जटिल प्रक्रिया हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि इससे सरकारें होती है वो अस्थायी होती है, और जब सरकारें अस्थायी होती है और कोई काम भी नहीं हो पाता, क्योंकि एक ही सरकार में एक से ज्यादा पार्टी के व्यक्ति होते हैं। अब एक से ज्यादा पार्टी के व्यक्ति होते हैं ना, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, वो कोई काम नहीं कर पाते, वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अगर कोई एक पार्टी काम करना चाहती है तो दूसरी उसका विरोध करती है, अगर वो करना चाहती है तो तीसरी उसका विरोध करती है, चौथी उसका विरोध करती है। तो इसके अंदर तो सभी पार्टी के व्यक्ति होते हैं, इसके कारण जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वही व्यक्ति जाता है तो सबसे आगे होता है, और जिस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिनिधि जीतते हैं, ज्यादा जीत होती है, वही क्या बनाती है, अपनी सरकार बनाती है। इसका मतलब इसके अंदर एक ही पार्टी के व्यक्ति होते हैं। जैसे अब सेंटर में वर्तमान में BJP है, तो टोटल जितने भी मंत्री हैं, जो मंत्री परिषद बनाए गए हैं, उसमें टोटल BJP के व्यक्ति हैं। राज्य में हमारे राजस्थान के जैसे कांग्रेस है, तो यहाँ पर जो मंत्री है वो कांग्रेस के हैं। यानी एक ही पार्टी के होने के कारण उनके आपस में मत मिल जाते हैं, इसके कारण विरोध वाद विवाद नहीं होता, और जो भी कार्य होता है वो जल्दी से निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें निर्णय लेना मुश्किल है, निर्णय लेना मुश्किल है। इसमें निर्णय आसानी से लिया जा सकता है, निर्णय आसानी से लिया जा सकता है। तो देखो इसकी बहुत से फैक्ट थे, बहुत से कारण थे, जिसके कारण हमने इस सिद्धांत को अपनाया था, जो सबसे आगे वही जीते। ठीक है, तो पहली प्रक्रिया तो आप समझ गए, ये प्रक्रिया आसान है, समझना आसान है। दूसरे, इससे निर्णय लेना आसान होता है। तीसरा, आप कह सकते हो इससे सरकार में स्थायित्व होता है, सरकार में स्थायित्व होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ही पार्टी के व्यक्ति होते हैं, इसी कारण उसमें वाद विवाद नहीं होता, विरोध नहीं होता, कोई टिप्पणी नहीं होती, तो वो सरकार क्या रहती है, स्थायी रहती है। सरकार गिरने के कम दर रहते हैं, लेकिन इसमें सरकार स्थायी नहीं रहती। आप इसमें कह सकते हो एक अच्छे कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसी बातों को देखते हुए हमने इस सिद्धांत को बनाया था, सबसे आगे वही जीते। हम एक बात और करें, जो मेन बात है हमारी, वो बात है भी उत्तरदायित्व की बात है। यानी उत्तरदायित्व की बात कि हम किसी को वोट दे रहे हैं, हम किसी को वोट देकर विजयी बना रहे हैं, तो उसके प्रति हमारी कुछ ना कुछ आकांक्षाएं तो होती है ना, कुछ इच्छाएं होती है। हम किसी व्यक्ति को वोट इसलिए देते हैं ताकि वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, हमारा कल्याण करे, समाज का कल्याण करे, हमारा विकास करे, इसलिए तो हम वोट देते हैं। अगर वो व्यक्ति वैसा नहीं करता तो 5 साल के बाद हम उस व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं हम पहचान कर लेते हैं ये व्यक्ति था जो हमारे लिए काम नहीं कर रहा था, तो 5 साल के बाद हम क्या करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, दूसरे व्यक्ति को वोट दे देंगे, आसानी से बदलेंगे, क्योंकि हमें पता था भी इस व्यक्ति का उत्तरदायित्व है हमारे लिए काम करने का। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधि में क्या होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक व्यक्ति को हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मैं बता चुका हूं इसमें जो मत दिया जाता है वो पार्टी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, पार्टी को। अब पार्टी को देने पर पार्टी में तो बहुत से मेंबर होते हैं, बहुत से सदस्य होते हैं, तो उन सबको उत्तरदायी कैसे ठहराया जाए। जब तक एक व्यक्ति हमें उत्तरदायित्व का ठहराने के लिए व्यक्ति नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी को कुछ नहीं कह सकते कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम वोट देते हैं स्पष्ट रूप से व्यक्ति को। जैसे हमारे क्षेत्र से MP होता है, हमारे क्षेत्र से MLA होता है, उसको स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को वोट देते हैं। और यदि हमें कोई आवश्यकता पड़े, यदि हमें कोई काम पड़े, तो उस व्यक्ति को जाके हम बोलते हैं कि आपको हमने वोट दिया है,
आपको अपने विजय में है, आप हमारे लिए ये काम करो, ठीक है। हमारी ये समस्या है, इसको दूर करो, हमारे क्षेत्र की समस्या है, पानी की समस्या है, या किसी और चिकित्सा की, किसी प्रकार की शिक्षा की समस्या है, तो हम उनको जाके बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है वो हमारे लिए उत्तरदायी है हमारे लिए, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है। लेकिन यहाँ पर हम व्यक्ति को वोट नहीं दे रहे, व्यक्ति को नहीं दे रहे, तो उत्तरदायी कौन होगा? यानी यहाँ पर उत्तरदायी की पहचान नहीं होती, उत्तरदायी की पहचान नहीं होती, बस इसी कारण हमारे सबसे आगे वही जीतते सिद्धांत को अपनाया गया है, ताकि ये जो मंत्री हो, जो जीत कर जा रहे हैं प्रतिनिधि हो, वो जनता के प्रति क्या रहे, उत्तरदायी रहे। क्यों? क्योंकि हमने लोकतंत्र को अपनाया है, डेमोक्रेसी को अपनाया है, लोक कल्याणकारी राज्य की हमें स्थापना करनी है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तभी होगी जब जो प्रतिनिधि है वो हमारे लिए काम करेंगे, हमारा विकास करेंगे, हमारी प्रगति करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे, तब जाके हम एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। और ये कल्याण या विकास तभी करेंगे जब हमें पता होगा कि वो व्यक्ति हमारे लिए उत्तरदायी होगा। यहाँ पर कोई भी उत्तरदायी नहीं होता, कोई काम नहीं करता। अगर कोई काम न भी करे ना, तो हम किसको दोषी ठहराएं? किसी को नहीं ठहरा सकते। लेकिन यहाँ पर हम दोषी ठहरा सकते हैं उस व्यक्ति को, क्योंकि उस व्यक्ति को हमने वोट देकर विजयी बनाया है। इसी कारण भारत में सबसे आगे वही जीतने के सिद्धांत को अपनाया गया, ठीक है। आप समझोगे भी इस सिद्धांत को क्यों अपनाया गया, स्वीकार क्यों किया गया इस सिद्धांत को? इसी कारण इसके बहुत से लाभ है। मैं आपको एक बार और कर देता हूँ, ये सबसे आसान प्रक्रिया है, ठीक है, आसानी से समझ आने वाली प्रक्रिया है। एक सामान्य व्यक्ति को भी क्या आती है, ये प्रक्रिया समझ आ जाती है। इससे क्या होता है, सरकार में स्थायित्व होता है, क्योंकि इसमें एक ही पार्टी के, एक ही दल के व्यक्ति होते हैं जो सरकार बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर निर्णय आसानी से लिया जा सकता है, क्योंकि एक ही मत के व्यक्ति होते हैं। क्योंकि कांग्रेस के अगर मंत्री है तो कांग्रेस को एक ही मत है, बीजेपी के सबके एक ही मत है, क्योंकि एक ही पार्टी से जुड़े हुए, एक ही विचारधारा है उनकी, ठीक है। तो निर्णय भी आसानी से लिए जा सकते हैं। कोई भी मान लो उसको बीच में टांग खींचने वाला या कोई विरोध करने वाला नहीं होगा। अच्छे कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, समय पर निर्माण किया जा सकता है। और आप क्या कह सकते हो, इससे उत्तरदायित्व की पहचान हो जाती है कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इस सभी के फायदे को, लाभ को देखते हुए क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी, चुनाव की प्रणाली थी, चुनाव व्यवस्था थी, उसमें सबसे आगे वही जीतने के सिद्धांत को अपनाया गया। और आपकी मैं बता भी चुका हूँ, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम और भारत के अंदर इसी सिद्धांत को अपनाया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है आरक्षण की बात करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण, इसको ध्यान से देखो। आप देखो, आप कहोगे सर आपने ये तो बोल दिया, चलो ठीक है, तो सबसे आगे वो जीत गए। इसका मतलब जो बहुसंख्यक होते हैं, क्या होते हैं, बहुसंख्यक, संख्या में ज्यादा होते हैं, इसका मतलब उनके वोट भी ज्यादा होते हैं, इसका मतलब हमेशा यही जीतेंगे, हमेशा जीत इन्हीं की होगी। लेकिन जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो संख्या में कम होते हैं, ये तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे। ये कैसे होगा? तो बहुसंख्यक है, या मान लो जो निचली जाति है, SC ST है, इनकी संख्या तो बहुत है, लेकिन ये बिखरी हुई है पूरे देश में, तो ये तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे। तो ये संसद में कैसे जाएंगे, ये किस प्रकार पहुंचेंगे संसद में? बात समझो। देखो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है, जितने प्रतिशत वोट मिल गए उतने लोग चले जाते हैं। जैसे मान लो SC को 20% वोट मिल गए तो 2 लोग चले जाएंगे, ST को 40 मिल गए तो 4 लोग चले जाएंगे। इसका मतलब वो तो प्रतिशत के आधार पर चलता है, और प्रतिशत के आधार के ऊपर क्या होता है, सभी जाति को, सभी धर्मों को, सभी क्षेत्र को, चाहे वो अल्पसंख्यक है चाहे बहुसंख्यक है, सभी मतलब जो वर्ग होता है उनको संसद में जाने का मतलब चांस मिल जाता है, अवसर प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा, और सबसे आगे हमेशा बहुसंख्यक होगा, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। और उनकी संख्या ज्यादा है, उसका मतलब हमेशा सरकार यही बनाएगी, हमेशा संसद में यही पहुंचेंगे, इनके व्यक्ति पहुंचेंगे, सिर्फ इन्हीं का विकास होगा, अल्पसंख्यक हो नहीं पाएगा। इसीलिए इस चीज को निपटने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए हमारे संविधान में निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण देकर ताकि इन जातियों को
क्या करे, इन जातियों को विजयी बनाया जा सके ताकि ये संसद में पहुंच सके। ठीक है, जो एससी है और जो एसटी है, विशेष करके इनकी बात करते हैं। ठीक है, ताकि ये क्या हो सके, संसद में पहुंच सके, इनके व्यक्ति संसद में पहुंच सके। तो वैसे तो विजय हो नहीं सकते, सबसे आगे आगे वही जीतते, इस सिद्धांत से तो ये पहुंच नहीं सकते क्योंकि आगे तो बहुसंख्यक वाले होंगे। तो इनको भी संसद में पहुंचाने के लिए, इनका भी प्रतिनिधित्व देने के लिए, ताकि इनके व्यक्ति भी वहां पर हो, सरकार में हो, करने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इनके बारे में थोड़ा मैं इतिहास में बता देता हूँ आपको। जो संविधान लागू हुआ था तब, संविधान लागू हुआ था, ऐसी स्थिति में जो व्यवस्था की थी वो 10 वर्ष के लिए की थी। ये जो आरक्षण दिया गया था ना, संविधान लागू हुआ था जब एससी एसटी को इनको आरक्षण दिया गया था, वो सिर्फ 10 वर्ष के लिए दिया गया था। बाद में संसद ने क्या किया था, संविधान में संशोधन करते 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 कहां पर पहुंच गई, अब ये आरक्षण 2020 तक आ चुका है। जितनी बार भी संसद क्या करती है, इसमें इसको आगे बढ़ाती है, उतनी बार इसको संशोधन करती है, इस आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है। जैसे हम पहले इसको पढ़ने से पहले क्यों एक एग्जाम्पल है, देखें, जैसे लोकसभा की बात करें हम, लोकसभा में एससी का जो आरक्षण दिया गया वो 84 सीटों का दिया गया। टोटल सीटें कितनी है लोकसभा में, 543 है। वैसे तो मैं आपको कहता हूँ अधिकतम 552 हो सकती है लोकसभा में सीट, वर्तमान में है वो 545 है। 545 में 543 का तो होता है निर्वाचन, ठीक है, चुनाव होता है, और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, जिनका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ठीक है, ये तो मनोनीत होते हैं 2 तो, तभी तो हम 543 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 2 तो मनोनीत होते हैं, जो राष्ट्रपति करता है, जो एंग्लो इंडियन से संबंधित होता है। ठीक है, तो 543 सीटों के अंदर एससी को आरक्षण दिया गया, वो 84 सीटों का दिया गया है। इसका मतलब 543 सीटों में 84 सीटों भी वो एससी की होगी, अनुसूचित जाति की होगी। ठीक है, और जो एसटी है उनके लिए की गई है 47 सीटों की व्यवस्था, यानी जितना उनका देश में प्रतिशत है उतने प्रतिशत के आधार पर उनको क्या कर दी गई है, सीट बांट दी गई है। उतने प्रतिशत के, जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर उनको सीटों का आरक्षण दे दिया गया है। जैसे 84% है तो उनको 84 सीटें दे दी गई है, मतलब पूरे जनसंख्या की बात कर रहा हूँ। अगर 47 है तो इसका मतलब इनको 47 सीटें प्रदान कर, यानी उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको सीटें प्रदान, यानी सीटों का आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। जैसे एससी को 84 सीटें दी गई है और एसटी को 47 सीटें दी गई है। ठीक है, ये निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था के लिए, ताकि इन न्यून से न्यून जातियों को जो चुनाव जीतकर वहां पर नहीं पहुंच सकती या संसद में नहीं पहुंच सकती या अपने प्रतिनिधि उनको प्रतिनिधि नहीं जीत पाते, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने संविधान के अंदर ही क्या किया, इनको आरक्षण की व्यवस्था की थी। जैसे एससी को 84 है और एसटी को 47 सीटें प्रदान की गई है। और ये बता चुका हूँ, ये संविधान लागू होते वक्त उसको 10 वर्ष तक आरक्षण रखा गया था, लेकिन बाद में संसद ने इसमें बहुत बार संशोधन किया, परिवर्तन किया संविधान में, और परिवर्तन करके इसको 2020 तक लिया है, यानी 2020 तक इसके आरक्षण को रखा गया है। अब आगे भी इसको आरक्षण को बढ़ाना है, फिर वो संविधान में संशोधन करके इस आरक्षण को बढ़ा सकते हैं। अब बात ये हुई, अब साथ साथ में ये भी मांग उठने लगी, क्या, तो जो महिलाएं हैं उनकी भी प्रतिनिधित्व संसद में कम है, महिलाओं का। महिलाओं का भी संसद में प्रतिनिधित्व कम है, यानी वहां पर वो जीत कर नहीं जा पाते। तो महिलाओं ने भी डिमांड उठानी शुरू कर दी है कि आप महिलाओं को भी संरक्षण दो, ठीक है, आरक्षण दो, ताकि महिलाएं भी क्या हो, संसद में, विधानसभा में पहुंच सके। तो इस आरक्षण के लिए बहुत बार संसद के अंदर सामने प्रस्ताव भी पेश किया गया था, बिल पेश किया गया था, लेकिन किसी न किसी कारण से वो लटक जाता है। कभी लोकसभा में पास हो जाता है तो राज्यसभा पास नहीं करती, कभी राज्यसभा में होता तो लोकसभा पास नहीं करती। यानी कहने का मतलब एक बात तो वो है जो लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में है, दूसरा भाग वो है जो कहते हैं इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये प्रस्ताव बहुत बार संसद के सामने आ चुका है। और एक होता है, तो अगर इस प्रस्ताव को पास करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन करके पहले ये बात जोड़नी पड़ेगी हमें उसके अंदर, फिर जाके हम क्या कर सकते हैं, महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर सकते हैं।
तो ये प्रस्ताव बहुत बार पेश हो चुका है, लेकिन अभी तक वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। और जब जब भी ये पास होगा तब जाके महिलाओं को क्या मिलेगा, लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण दिया गया। लेकिन महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है, अब बात करते हैं 1/3 आरक्षण ये दिया गया है पंचायती राज में, पंचायती राज, इसे आप बोलते हो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत। इसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। जो ग्राम पंचायत है वो गठित हुई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और जो शहरी पंचायत है उसके लिए हुआ था 74वां संविधान संशोधन। और जो 1992 में हुआ था, ठीक है। यानी ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत का जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था उनको, वो दिया गया था 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके अंदर महिलाओं का जो आरक्षण रखा गया था वो 1/3% यानी 33% आरक्षण रखा गया था। मैंने आपको एक बात बताई थी जब ये वीडियो शुरू की थी, मैंने कहा था सामुदायिक विकास क्रम चलाया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। इसके बारे में मैंने आपको जिक्र भी किया था, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि पंचायती राज से संबंधित है। 1952 में चलाया था, जो असफल हो चुका था। तो नेहरू ने क्या किया, एक बलवंत राय मेहता समिति बनाई, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति से ये सिफारिश करने की बात की थी कि हम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, इतना पैसा हम खर्च करते हैं, वो योजनाएं सफल क्यों नहीं हो पाती, ऐसा क्या कारण है कि हमारा पैसा ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है और योजना हमारी कोई सफल भी नहीं हो पाती। तो तब जाके बलवंत राय मेहता समिति ने ये कहा था भी आप जो यहाँ की जनता है वो राजनीति में कम भाग लेती है, राजनीति में कम भाग लेती है, जब तक वो शिक्षित नहीं होगी, जब तक उनको राजनीति का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उनको मतलब जो भी योजनाएं बनाते हैं वो सफल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको सबसे ज्यादा राजनीति का ज्ञान प्रदान कराओ। इसके लिए इन्होंने सिफारिश की थी कि आप ऐसे करो, ग्राम पंचायत का गठन करो, ग्राम पंचायत का गठन करो। जब ग्राम पंचायत का गठन होगा तब राजनीति जनता के पास पहुंच जाएगी, बिल्कुल। और जनता राजनीति में शिक्षित होगी तो हम एक बढ़िया योजना बनाकर भी क्या कर सकते हैं, कम पैसे में हम अपना विकास कर सकते हैं, ठीक है। तब जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 को ये समिति बनी थी 1957 में, ठीक है। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक जिला था नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया था, पंचायती राज का उद्घाटन। अगर नागौर में बात करें तो एक बगदरी नामक ग्राम था, उस बगदरी के अंदर नेहरू ने क्या किया था, पंचायती राज का गठन किया था, ठीक है। और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73 और 74 में संविधान संशोधन के द्वारा ये बात कर चुकी है। और इसके अंदर महिलाओं के आरक्षण को रखा गया था, लेकिन अभी तक लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है। तो मैं बता चुका हूँ अभी तक वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है, ठीक है भी स्टूडेंट, यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभी तक और चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, चुनाव प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार चलती है, किस प्रकार एक निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए कौन से संस्था की स्थापना की गई हमारे लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।